इस वीडियो में हम राजस्थान में प्रजामंडल का अध्ययन करेंगे। प्रजामंडल दो नाम आएंगे यहाँ पर, एक प्रजामंडल और दूसरा है नरेंद्र मंडल। ठीक है, जनता ने आंदोलन करने के लिए या फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, मनुष्य के अधिकारों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए जिस मंडल का गठन किया वो तो था प्रजामंडल। और ऐसा ही सब कुछ राजाओं ने किया। राजाओं का जो मंडल था वो था नरेंद्र मंडल। ठीक है, अब प्रजामंडल से हम पहले की बात करें तो देखो, राजस्थान में आप आगे अपने एकीकरण में देखेंगे कि जब एकीकरण होता है उसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो रियासतें थी, कोई प्रांत वगैरह इस समय नहीं था। अपन ने जो प्रांतों में जो 1935 का अधिनियम है जिसमें अपन ने देखा था कि 8 प्रांत हैं, उससे 11 हो गए, राजस्थान का नाम उसमें नहीं था और यहाँ पर देशी रियासतें थी। और 1920 के अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन है, उसमें यह कहा गया कि देशी रियासतों में सिर्फ हम खाद्य का प्रचार करेंगे या फिर सामाजिक सुधार की तरफ ध्यान देंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे चलकर 1927 15-16 दिसंबर 1927 राय बहादुर रामचंद्र राव इसकी अध्यक्षता ये करता है जी, क्या करता है, अध्यक्षता। और किसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसका पहला अधिवेशन है वो बंबई में आयोजित किया जाता है और ये व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। देशी रियासतों के बारे में आवाज उठाने के लिए पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इस प्रकार का जो आंदोलन होता है, यानी इसके बाद में देशी रियासतों की तरफ कांग्रेस थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देती है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके बाद में स्थिति और बदल जाती है कि भाई हम देशी रियासतों में भी स्वतंत्रता का जो आंदोलन वो चला रहे हैं उसका हम समर्थन करेंगे। इससे पहले इसमें ये समर्थन नहीं करते हैं, सिर्फ ये इनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश है। अब वो आगे समर्थन भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम 3 भागों में बांट सकते हैं प्रजामंडल की स्थापना का, कि एक तो हम पहले से लेकर 1927 तक, 1927 के बाद में आगे 1938 और 1938 के बाद में आगे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रजामंडल की तरफ कि जी पहले जो प्रजामंडल है वो है मारवाड़ प्रजामंडल। अलग अलग देखते हैं हम इनको कि प्रजामंडल की स्थापना क्यों आवश्यक थी, उसके बारे में बार बार जिस भी प्रजामंडल में हम जाएंगे आपको ये लाइन याद रखनी है। एक तो उत्तरदायी शासन की स्थापना, ठीक है, और अधिकार, मनुष्य के जो अधिकार हैं मानव के संवैधानिक के रूप में, उन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई प्रजामंडल। लगभग सभी में आप ये कर सकते हैं, जो भी अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे सभी में ये लाइन आएगी। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की हम बात करें तो 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ये स्थापित करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, इसके बाद में 1919 में किसकी स्थापना होती है, राजस्थान सेवा संघ, और 1920 में वो अजमेर आ जाता है। उसी की एक शाखा 1920 में जय नारायण व्यास इसकी स्थापना करते हैं। इसकी शाखा राजस्थान सेवा संघ का नाम क्या हो जाता है, मारवाड़ सेवा।
इन्होंने जनता में जागृति करने के लिए ये संस्थाएं स्थापित की हैं। हम संस्थाओं की बात करें कि मारवाड़ में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। अब ये है उस समय ढंग से सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई, तो 1923 में इस संस्था का पुनर्गठन किया गया। कौन सी का? मारवाड़ हितकारिणी सभा का। अब इसमें दोनों व्यक्ति, ये चांद और व्यास दोनों मिल जाते हैं पुनर्गठन में, दोनों ने पुनर्गठन किया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये जो व्यक्ति है जय नारायण व्यास, ये बंबई जाकर आता है। अखिल भारतीय देशी राज्य जो परिषद है, ये जो है इसके अधिवेशन में भाग लेकर ये वापस आता है, और यहाँ पर भी ये किसकी स्थापना कर देता है? इसकी जगह देखो अखिल भारतीय इतने शब्द को छोड़ दो और यहाँ पर लगा दो जी मारवाड़ राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना करता है ये 22 जुलाई 1929। इसकी स्थापना हो गई जनता में जागृति पैदा करने के लिए। फिर आगे यही व्यक्ति कौन? जय नारायण व्यास, ये स्थापना करता है किसकी? मारवाड़ प्रजा मंडल की। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना ये करेगा। कहीं भी प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो जय नारायण व्यास। एक दो व्यक्ति और हैं, लेकिन छोड़ो आप जय नारायण व्यास को याद रखो। लेकिन अध्यक्षता इसने नहीं की थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की। ठीक है, इसके बाद में 1936 में इस संस्था को असंवैधानिक करार दिया, यानी अवैध घोषित कर दिया कि ये संस्था, जब इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की, मनुष्य के अधिकारों की वगैरह की, तो इसे असंवैधानिक करार दिया गया। और इसका विरोध किया किसने? सबसे ज्यादा विरोध कौन करेगा बताओ? व्यास ही करेंगे। व्यास ने विरोध किया। देखो एक दो तो अखबार थे इनके, जैसे तरुण राजस्थान है, इसने इस अखबार में विरोध किया। अखंड भारत आपको बताया था ना पहले। इसके अलावा दो तीन इसकी पत्रिकाएं भी थी, पोपाबाई की पोल इसमें, और मारवाड़ की अवस्था। असंवैधानिक इस समय इसको करार दे दिया गया, तो उसके बाद में सब कुछ दायित्व किस पर आ गया जी? मारवाड़ राज्य लोक परिषद पर। यानी वो तो असंवैधानिक हो गई, ये अभी तक संवैधानिक है, इस पर कोई रोक नहीं लगी है मारवाड़ राज्य लोक परिषद पर। तो ये जो भी कार्य ये कर रही थी उत्तरदायी शासन वाला, ये कार्य इसके हाथ में आ जाता है। फिर आगे चलते हैं तो 1940 में इसे भी असंवैधानिक करार दे दिया जाता है। इसे, ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद राज्य, ठीक है, इसको भी असंवैधानिक करार दे दिया। तो ये नेता है फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ही अपना ध्यान देते हैं कि जी अब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आगे चलते हैं। लगातार उसके बाद में देखो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें ये भाग लेते हैं, और इसको जो यहाँ के राजा हैं उसे जो ब्रिटेन की सरकार है उसे संबंध विच्छेद करने की भी कोशिश करते हैं। और आगे चलकर ये दो समितियां भी, संवैधानिक समिति, दो समितियां बनाते हैं, संवैधानिक और मताधिकार, इनकी स्थापना करते हैं। लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में ये भी पूर्ण रूप से सहयोग इनका नहीं मिलता है। और एक देखो अपन ने 13 मार्च 1947 का जो दाभड़ा हत्याकांड है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, वो भी इस प्रजामंडल के अंतर्गत ही था। यानी उसमें जो पुष्करना ब्राह्मण है उनके ऊपर रोक लगा दी, जो भी है, जो राजा राम है, रघुराम है, धीराचंद है, जो भी है, इसके अंदर यहाँ पर मारे जाते हैं। और कालांतर में जब हम एकीकरण करते हैं तो जो चौथा चरण है, चौथे चरण में देखो 4 रियासतें मिलेंगी, उसके अंदर मारवाड़ या जोधपुर भी राजस्थान में शामिल हो जाता है। ये है मारवाड़ प्रजामंडल। मुख्य रूप से आप इसके अंदर याद रखें
कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। और कब की? 1934 में की। अब हम दूसरे में चलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसके जो प्रारंभिक व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर जन जागृति फैलाई वो थे स्वामी गोपाल दास। इनके बारे में चर्चा करी है अपन ने पहले ही। और कन्हैयालाल। ये बीकानेर के अंदर अपने वाले इस एरिया की बात है। इस एरिया में लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए इन दोनों ने शुरुआत में आवाज उठाई थी। इन्होंने देखो एक तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की, इसके बाद में पुत्री पाठशाला की। लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना करते हैं। लेकिन इन चीजों से भी जो यहाँ के राजा थे, कौन है? गंगा सिंह। गंगा सिंह इससे भी आशंकित हो जाते हैं और इन पर भी बैन लगा देते हैं, यानी पुत्री पाठशाला पर भी बैन लग जाता है। कालांतर में हम आगे चलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के अंदर कि भाई 1932 के अंदर जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए कौन जाते हैं? गंगा सिंह। और उसके पीछे से चंदनमल बहेड़ है, स्वामी गोपाल दास है, ये एक पुस्तक छपा देते हैं। कौन सी? बीकानेर एक दिग्दर्शन, जिसके अंदर क्या था? बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए ये पुस्तक ये प्रकाशित करवा देते हैं। वापस आते हैं गंगा सिंह। वापस आएंगे तो एक राजा इस प्रकार की चीज स्वीकार नहीं करता है और एक कानून लागू कर देता है, सार्वजनिक सुरक्षा कानून, जिसके तहत जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक तो ये स्वामी गोपाल दास, दूसरा चंदनमल बहेड़, और व्यक्ति हैं श्राफ, खूबचंद श्राफ वगैरह। ये 2-3 व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर सत्यनारायण और खूबचंद। लेकिन लोगों द्वारा फिर भी विरोध जारी रहता है कि हम तो लगातार विरोध करेंगे। लगातार विरोध करते हैं, इनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी को निर्वासित कर दिया जाता है। 1-2 नाम है, जैसे मक्खाराम वैद्य है, मुक्ता प्रसाद है, लक्ष्मी प्रसाद है। इनको भी निर्वासित कर दिया जाता है। फिर आगे हम चलते हैं कि इनको निर्वासित कर दिया और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कैसे होती है वो देखते हैं। तो 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं मक्खाराम वैद्य। ठीक है। फिर कालांतर के अंदर 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? रघुवर दयाल के द्वारा। रघुवर दयाल के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। और यह भी चौथे चरण में मिलता है 30 मार्च 1949 को। और उस समय जो रघुवर दयाल है उसको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है। आगे चलते हैं हम मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल में देखो राजनीतिक चेतना है। पहले जो किसान आंदोलन वगैरह वहां पर हुए थे, जनजातीय आंदोलन भी मेवाड़ में हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पर राजनीतिक चेतना जागृत रहती है। उसके बाद में ये जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसमें तीसरा जो चरण अपन ने देखा है कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में यहाँ पर जनता क्रांति आती है और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है। और ये देखो एक व्यक्ति है बलवंत राय मेहता।
बलवंत राय मेहता, इसके घर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, यानी प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। तो अध्यक्ष भी इसे बढ़ा दिया जाता है। इसे बलवंत राय मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। और स्थापना किसने की? तो स्थापना में इसमें नाम आएगा किसने की जी? माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी स्थापना की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। लेकिन 11 मई 1938 को ही इसको असंवैधानिक करार दे दिया थी कि यह संस्था है, इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई इतने दिनों में, देखो ज्यादा दिन नहीं हुआ ना, 11 मई है, 24 अप्रैल है, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई इनकी कि इसको असंवैधानिक करार दे दिया और माणिक्यलाल वर्मा को यहाँ से निष्कासित कर दिया, निर्वासित कर दिया कि आप यहाँ मेवाड़ में नहीं रह सकते। तो ये यहाँ से निर्वासित होकर वर्धा जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। वर्धा के बाद में ये अजमेर आ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि चलो आप अजमेर चले जाओ। अजमेर में जाके एक पुस्तक लिखते हैं, ये मेवाड़ का वर्तमान शासक। इसके अलावा देखो एक ये तो है ही, इसके अलावा इन्होंने एक गीत भी लिखा था, पंछीड़ा अर्जी गीत। ये मैंने आपको बताया था पहले ही। अर्जी गीत कब लिखा था, किसके लिए लिखा था? नानक जी भील के लिए, जब वो झंडा दाबी के अंदर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए गए थे। उसके बाद में इन्होंने लिखा था माणिक्यलाल वर्मा जी ने कि भाई आप तो ऊपर चले गए हो, लेकिन हमें इस अत्याचार शासन से मुक्ति कौन दिलाएगा? आप ऊपर वाले से अरदास करना। तो ये अरदास का मतलब क्या था? अर्जी गीत। और पंचड़ा कब लिखा? बिजोलिया किसान आंदोलन में जब ये शामिल हुए तो उस समय लोगों में जन जागृति करने के लिए इन्होंने कौन सा गीत लिखा था? और इस समय क्या लिख रहे हैं? मेवाड़ का वर्तमान शासक। अब ये यहाँ से मेवाड़ में घुसने की कोशिश कर लेते हैं। ये व्यक्ति भाई मेवाड़ से निष्कासित है, लेकिन मेवाड़ में आता है तो इसे गिरफ्तार करके पीट दिया जाता है। कर भाई कोशिश घुसने की, और इसको गिरफ्तार करके और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग वहां पर रखा जाता है। गिरफ्तार कर लिया, इसके समर्थन के अंदर हड़तालें भी होती हैं, जुलूस भी निकाले जाते हैं, विद्यार्थी वगैरह सभी कुछ जुलूस के अंदर भाग लेते हैं। फिर देखो इसके अंदर आगे समझौता हो जाता है और मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन होता है, फिर आगे चलकर अभी तक ये संस्था है वो गैर संवैधानिक थी, यानी इसको मान्यता नहीं मिली थी। हो गया सब कुछ लेकिन मान्यता नहीं मिली। 25-26 नवंबर 1941 मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है और उसका उद्घाटन करता दो आते हैं। देखो, एक तो खाद्य प्रदर्शनी, इस सम्मेलन की विशेषता ये थी अधिवेशन की, एक खाद्य प्रदर्शनी भी हुई थी यहाँ पर। और उस खाद्य जो प्रदर्शनी थी, खाद्य प्रदर्शनी, ठीक है, एक तो ये नाम है और एक है उद्घाटनकर्ता। इसका उद्घाटनकर्ता भी आया था, वो तो था देखो जेपी कृपलानी, ठीक है। और ये थी जवाहरलाल नेहरू की बहन, कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने खाद्य प्रदर्शनी का किया। अब ये उद्घाटन हो गया 25-26 नवंबर 1941 को इसका अधिवेशन हो गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। आंदोलन से पहले माणिक्यलाल वर्मा जी बंबई के अंदर देशी रियासतों के एक सम्मेलन में भाग लेके आते हैं 20 अगस्त 1942 की बात, 20 अगस्त 1942। और आते ही कहते हैं ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिए राजा को कि राजा जी आप ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद कर लो। लेकिन अगले दिन 21 अगस्त को ये जो प्रजामंडल है इसे तो राजा ने कर दिया जी क्या? अवैध, असंवैधानिक।
और माणिक्यलाल वर्मा जी को कर लिया जी गिरफ्तार। फिर 1945 में इसमें समझौता हो जाता है और 1945 के अंदर फिर इसको संवैधानिक संस्था करार दिया जाता है प्रजामंडल को वापस। और उसके बाद में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1946, 31 दिसंबर 45, ठीक है, ये तो दिसंबर है, और एक क्या है जी यहाँ पर जनवरी। अखिल भारतीय देशी राष्ट्रीय लोक परिषद, ये जो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में होता है और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं जी? जवाहरलाल नेहरू। कालांतर में हम माणिक्यलाल वर्मा को एकीकरण में पढ़ेंगे जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये है रियासत वो तीसरे चरण में शामिल हो जाती है, ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो ये है मेवाड़ प्रजामंडल। अब हम चलते हैं जी, बड़ा जो रह गया जयपुर। जयपुर प्रजामंडल, जयपुर में राजनीतिक के रूप में बात करें कि राजनीतिक रूप से जन जागृति पैदा करने के लिए जो व्यक्ति था वो तो था कौन है? अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन शेट्टी लिख दो, समझ गया होगा। लोगों में जन जागृति, जयपुर में जन जागृति पैदा करने वाला या जन जागृति का जनक कौन था? दूसरा रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्यों में भाग लेने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? जमनालाल बजाज। अब देखो, अपन ने बात करी थी कि गांधी जी का ये 5वां पुत्र था। जो काम गांधी जी ने किया वो किसने नहीं किया? 1927 में इसने किसकी स्थापना की थी? चरखा से। ठीक है, अब देखो, जयपुर प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना सबसे पहले होती है। अभी तक जो भी सन आई है इसकी स्थापना सबसे पहले होती है। 38 में था, एक 34 में था, एक 36 में था, 31 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। जयपुर लिख देता हूं, ठीक है। और करते कौन है जी? कपूर चंद्र पाल। लेकिन ये संस्था सफल नहीं हो पाती अपने उद्देश्य में और ये ठीक काम नहीं कर पाती है। तो जमनालाल बजाज की प्रेरणा से, ठीक है, इस व्यक्ति की तो प्रेरणा से, और एक व्यक्ति है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के सहयोग से इसका पुनर्गठन होता है। जयपुर प्रजामंडल का क्या होता है जी? 36-37, ठीक है, 36-37 में इसका पुनर्गठन होता है। और इस समय इसके शुरुआती जो अध्यक्ष हैं वो चिरंजीव लाल मिश्र रहते हैं। लेकिन इसका पहला अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन होता है 9 मई 1938, ठीक है। उसकी अध्यक्षता करते हैं जमनालाल बजाज। जमनालाल, जमुना लिख समझ जाओगे, जमनालाल बजाज इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इस संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाता। एक तो ये जयपुर के निवासी नहीं थे, जयपुर से दूर रहते थे, और उस समय इस संस्था को हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कि भाई कोई भी अपंजीकृत संस्था का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बनेगा। ये इस समय पंजीकृत थी नहीं, तो सदस्य बनाने पर रोक लगा दी और साथ ही जमनालाल बजाज के भी जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी। जयपुर प्रवेश पर रोक लग गई तो जयपुर प्रवेश की कोशिश की इसने, किसने? तो बराड़ के निकट इसे गिरफ्तार कर लिया गया।
5 फरवरी 1939 को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, सत्याग्रह आयोजित किए जाते हैं जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के खिलाफ। और भी चोटी के नेता चाहे हीरालाल शास्त्री या कपूरचंद पाटनी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 18 मार्च को गांधी जी के कहने पर ये विरोध प्रदर्शन वगैरह जनता है वो छोड़ देती है और 1939 में ही इसके अंदर समझौता होता है, सरकार के साथ में प्रजामंडल का समझौता हो जाता है और इसे मान्यता मिल जाती है। प्रजामंडल को इससे क्या मिल गई जी? मान्यता मिल गई। और जो सत्याग्रहियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया उनकी रिहाई भी हो गई। 2 काम हो गए। ओके, अब इसके बाद में आती है 1940 में इसके अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री। अब इस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने वाली होती है और इसका दोस्त रहता है जयपुर का प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। ठीक है, मिर्जा इस्माइल और इनके बीच में एक समझौता होता है 1942 के अंदर, जिसे किसका नाम दिया गया है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। इसमें यह था, थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट का, कि युद्ध के समय जो युद्ध चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जयपुर सरकार है वो सहायता नहीं करी। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि उत्तरदायी सरकार की हम स्थापना कर रहे हैं, उसमें लगातार ये कोशिश करेंगे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में जयपुर सरकार। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा जयपुर प्रजामंडल। अब हीरालाल शास्त्री ने चूंकि ये किया था, तो हीरालाल शास्त्री है वो जयपुर प्रजामंडल में ये कह दिया कि जी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं। लेकिन कई लोग इस प्रकार के थे कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए जयपुर प्रजामंडल यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो ये जो भाग लेना चाहते हैं और दूसरे वो जो लेना चाहते हैं, उन्होंने अपना एक अलग मोर्चा बना लिया, आजाद मोर्चा। और आजाद मोर्चा के थे, पहला नाम जो मुख्य है वो तो है बाबा हरिश्चंद्र। और व्यक्ति हैं 1-2 जैसे रामकरण वगैरह है। आजाद मोर्चा का ये गठन कर लेते हैं और जयपुर प्रजामंडल से अलग हो जाते हैं। लगातार ये चलता रहा। देखो इसी बीच 1943 के अंदर एक संविधान समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट 1944 में आ जाती है। फिर 45 में चुनाव होते हैं, 102 के करीब जितनी भी सीट रहती हैं, ये बहुत कम सीटें ये यहाँ पर जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आजाद मोर्चा इस मंडल से अलग हो गया। फिर 1945 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चा है वापिस किसमें मिल जाता है जी? जयपुर प्रजामंडल। और कालांतर के अंदर चौथे चरण में जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इनकी चौथे चरण में एकीकरण होता है, तो ये जयपुर भी उसी में रहता है। जयपुर उसी में राजस्थान की राजधानी बन जाती है 30 मार्च 1949 जयपुर। मंडल का नाम आते ही आपसे ध्यान में आना चाहिए नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ने यहाँ पर बेगार वर्दी के खिलाफ, जो बेगार प्रथा थी, वर्दी बेगार प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया हुआ था। और उसके साथ में ही 1934 में ये हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाती। 1934 में इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, लेकिन कोटा के अंदर ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते। तो 1939 में 39 में
नैनू राम शर्मा जी अभिन हरि के साथ में मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। देखो पहले आरोटी प्रजामंडल है, उसके बाद में क्या हो गया जी 1939 में नैनू राम शर्मा अभिन हरि के साथ में मिलकर किसकी स्थापना करते हैं? कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1940 में करते हैं। अब देखो उसके बाद में 1940 में इस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। नेतृत्व किसके पास आ गया? अब अभिन हरि के पास। अभिन हरि है वो 1900 दिसंबर 1941 के जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करता है और फिर इसे क्या कर दिया जाता है? जब ये उत्तरदायी शासन की मांग कर लेता है तो इसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। और फिर 1942 में जब इसका अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करता है जी मोतीलाल जैन। अगर आप मुख्य रूप से याद करें तो नैनू राम शर्मा तक ही सीमित रहे, उससे आगे नहीं जाना है, वो तो मुख्य रूप से याद करना ही करना है। कब हुई? 1942 में मोतीलाल जैन इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये पुलिस जो भी है इसे बैरकों में बंद कर देते हैं और जो अपना झंडा है तिरंगा झंडा उसको वहां पर फहरा देते हैं और कोटा का जो माहौल था उससे क्या कर लेते हैं जी? कैद कर लेते हैं। एक बार वही परिस्थिति दोबारा आ जाती है जो 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड को भी यहाँ पर कैद कर लिया गया। तो कोटा महारावल को कैद कर लिया जाता है। कोटा महारावल फिर आश्वासन देता है कि भाई मैं दमन नहीं करूंगा आपका, तो कोटा महारावल को फिर आजाद कर दिया जाता है और जो भी कैदी वगैरह इसने कर लिए थे उन सभी को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। कहां पर? कोटा के। और कालांतर में दूसरे चरण के अंदर आगे हम चलते हैं तो कोटा राजस्थान में सम्मिलित हो जाता है। इसके साथ में हम बूंदी पढ़ लेते हैं। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जयपुर प्रजामंडल के साथ हुई। जयपुर प्रजामंडल कब हुई थी? हाँ 1931 में हुई थी बूंदी प्रजामंडल। अब देखो बूंदी की बात करें तो यहाँ पर बड़े किसान आंदोलन चला था, उसके द्वारा भी जनता में राजनीतिक चेतना आई थी और उसके बाद में विजय सिंह पथिक जब इसके अंदर मिल गए, रामनारायण चौधरी आ गए तो राजनीतिक जागरण था लोगों में। लेकिन बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। और कौन करते हैं जी? कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कर देते हैं और 1935 में यहाँ पर सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी जाती है कि जी आप सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते, रोक लगा दी। और 1937 का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करते हैं ऋषि दत्त में। बूंदी प्रजामंडल का जो 1937 का अधिवेशन है, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कालांतर में ये वो उत्तरदायी सरकार की मांग करते हैं तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में नेतृत्व आ जाता है ब्रज सुंदर शर्मा के बाद। फिर ये रिहा होते हैं और 1944 के अंदर बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं और कालांतर में आगे चलकर ये दूसरा जो चरण है उसके अंदर राजस्थान में आगे हम बात करते हैं जैसलमेर की, उसके बाद में झालावाड़ की तरफ चलेंगे। जैसलमेर की हम बात करें तो जैसलमेर एक तो देखो यहाँ पर यातायात या संचार के साधनों का तो देखो अभाव था, इनका तो अभाव था। रेगिस्तान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा था, रेगिस्तान का विस्तार था, विस्तारित रेगिस्तान था यहाँ पर, ये चीजें थी। और राजनीतिक रूप से भी ये शेष राजस्थान से क्या था जी? पृथक। एक तो ये चीजें थी कि लोगों में जागृति कैसे आई। अब भी आप जाते हो तो दूर दूर बहुत दूर दूर गांव है यहाँ पर, है ना,
तो ये सब साधनों का अभाव होगा। ये तो थे, साथ में महारावण का दमन भी कम नहीं। महारावण जो थे यहाँ के, दमन से बात आई। देखो दमन के साथ में जो बीकानेर प्रजामंडल है ना, उसमें गंगा सिंह थे 1942 तक। 1942 में इसके पुत्र शार्दुल सिंह राजा बने और शार्दुल सिंह भी अपने पिता की तरह कम दमनकारी नहीं, ठीक है। और इसी के विरोध में यहाँ पर जो बीकानेर प्रजामंडल है, 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। चलो वहां पर चलते हैं। यानी महारावण का दमन है वो भी कम नहीं था, क्योंकि यहां पर 1915 के अंदर एक सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना भी नहीं कर पाएगी। सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना भी संभव नहीं हो पाई, क्योंकि महारावण का दमन बहुत ज्यादा। 1920 में चलते हैं। 1920 में जो प्रवासी जैसलमेरी थे, उन्होंने महारावण हैं इसे एक पत्र लिखा और यहाँ पर सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको आप संचालित करें, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको और नगर पालिकाएं हैं उनका गठन करें, इस प्रकार से पत्र लिखा। लेकिन महारावण ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। इसके बाद में आगे चलते हैं तो देखो, एक तो है रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह और सागरमले गोपाल। 1930 में ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उसको जन्मदिन की बधाई देती इन्होंने। अब देखो ज्यादा काम नहीं किया, सिर्फ बधाई दी है जवाहरलाल नेहरू को। ये बात भी महारावण को अच्छी नहीं लगी और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब देखो बीकानेर जो जैसलमेर है, इसके अंदर मुख्य रूप से जन जागृति आई थी सागरमले के कारण, और उसके बाद में लोगों में जन जागृति यानी विरोध का स्वर है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और आगे देखो, सामरिक दृष्टि से ये भूभाग बहुत सामरिक के अर्थ में पहले आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए भारत सरकार यहाँ पर जब भारत आजाद होता है तो अपना प्रशासक नियुक्त कर देती है और उसके बाद में चौथे चरण में अपन ने पहले चर्चा कर ली है भारत में सम्मिलित अलवर पंडित हरि नारायण शर्मा, ये नाम याद रखना। एक नाम और है कुंज ज्ञानी, लेकिन हरि नारायण शर्मा पे आप ज्यादा ही ध्यान देना। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली है, उनको आप 38 माने। अटपटा जरूर है, कई किताबों में आपकी किताब में 36 है धौलपुर वाला, और तो 38 है लेकिन धौलपुर 37 है। लेकिन सभी को याद रखने के लिए आप इनको 38 माने। मेवाड़ प्रजामंडल के 38 लगभग, अगर आपके सभी याद नहीं रहे तो उसका उत्तर 38, ठीक है। मुख्य तो चार तो आपको याद रखनी है, जयपुर की कब हुई, जैसलमेर की कब हुई, मारवाड़ की कब हुई, बीकानेर की, ये 4 तारीखें याद रखिए, फिर 1938 याद रखिए, सब कुछ याद रखिएगा। अलवर प्रजामंडल की पंडित हरि नारायण शर्मा, इन्होंने अलवर के अंदर कई चीजों की स्थापना की थी, जैसे आदिवासी संघ है, अस्पृश्यता संघ, वाल्मीकि संघ, इन संघों की स्थापना करके यहाँ पर जन जागृति का कार्य किसने किया था? पंडित हरि नारायण शर्मा। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। आगे हम चलते हैं अलवर के अंदर है, तो अलवर में भू राजस्व, जो भू स्वामित्व के लिए भी यहाँ पर आंदोलन होता है, और ये जो सरकार है
हरिनारायण शर्मा वगैरह हैं, इस भू स्वामित्व के लिए सरकार पर दमन कर सरकार की विरोध में किसानों की सहायता करती है, इसके लिए भू स्वामित्व के लिए। और आगे ये जो अलवर है, सबसे पहले 18 मार्च को मत्स्य संघ का निर्माण होता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर टोली है वो सभी इसके अंदर मिल जाते हैं। भरतपुर में राजनीतिक चेतना के लिए देखो दो व्यक्ति हैं, जगन दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। 1912 में हिंदी साहित्य समिति की एक स्थापना होती है और सौभाग्य से जो यहाँ के राजा किशन सिंह, ये उदारवादी विचारों के थे और ये यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते थे और हिंदी को भी इन्होंने समर्थन दिया। और 15 सितंबर 1927 को इन्होंने ऐसी घोषणा भी कर दी। ये बात अंग्रेजों को ठीक नहीं है कि भाई ये तो ठीक नहीं है, तो इन्हें तो गद्दी से हटाया और एक अल्पवयस्क गजेंद्र को गद्दी पर बैठा दिया। और इसने यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना एक प्रशासक भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया और गंगा जो प्रसाद शास्त्री है, इसने इसे गंगा प्रसाद शास्त्री को इसे क्या कर दिया जी, निर्वाचित कर दिया कि यहाँ आपका अब कोई काम नहीं। तो भरतपुर प्रजामंडल है, वैसे इसकी स्थापना की थी किशन लाल जोशी। जनता को अधिकारों के प्रति जागृत रखने के लिए यहाँ पर भरत जय प्रतिनिधि सभा की सरकार द्वारा स्थापना की जाती है, लेकिन इससे जनता संतुष्ट नहीं रहती। राजा के द्वारा भरत जय प्रतिनिधि सभा की स्थापना राजा द्वारा की जाती है। कालांतर में कामा के अंदर बेगार जो थी उसके खिलाफ भी आंदोलन यहाँ पर किया जाता है, लेकिन कालांतर में वो किसका रूप ले लेता है, सांप्रदायिक रूप ले लेता है। तो मुख्य रूप से आप दो याद रखें, जगन्नाथ अधिकारी, गंगा प्रसाद शास्त्री, वो भी याद नहीं रखिए तो आप भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, किशन लाल जोशी ने 1938 में। धौलपुर में जन जागृति का श्रेय किया जाता है 1918 की हम बात करें तो वो है आर्य समाजी व्यक्ति स्वामी सदानंद या मुंशी राम जो भी इन्हीं का नाम। इनकी कालांतर में मृत्यु हो जाती है तो फिर 1936 के अंदर कौन, कृष्ण दत्त पालीवाल, वैसे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु की नाम आता है। अब देखो कोई सा भी नाम आए, जो आए वो कर देना, ठीक है। इसकी स्थापना करते हैं, वही उत्तरदायी शासन वाली बात तो सभी के अंदर आपको करनी है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कांड भी होता है, क्वेश्चन कांड, 12 नवंबर 1946 को जनता के ऊपर गोलियां चलाने की, तो एक जगह है वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है और कालांतर में यही कांड था जिसकी जांच भी होती है और फिर मत्स्य संघ में ये मिल जाता है। झालावाड़ प्रजामंडल की हम बात करें तो हाड़ौती जो प्रजामंडल उसी ने यहाँ पर जन जागृति फैलाई दी थी। कई व्यक्ति हैं इसके अंदर, जैसे मांगीलाल भवे, कंसुलाल मित्तल, रामनिवास, ये वगैरह ये आदमी थे जिन्होंने यहाँ पर लोगों को हाड़ौती प्रजामंडल के माध्यम से इन्होंने कुशल संचालन किया हुआ था और कालांतर में
1946 के अंदर मांगीलाल बर्वे है वो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करता है। झालावाड़ में एक नैनूराम की भी बात आती है कि नैनूराम अक्सर नैनूराम का जो व्यवसाय था, पत्थर का व्यवसाय था, वो अपने पत्थर के व्यवसाय के रूप में लगभग झालावाड़ आता था और वहां पर छावनी में एक हरिजन संस्था थी, रामचंद्र से अक्सर वो मिलता था और वो रामचंद्र यहाँ पर उसके संदेशों का प्रचार प्रसार किया करता था। तो ये है झालावाड़ प्रजामंडल। अब 2000 ये जो एरिया है ना, यहां से हम चलते हैं। देखो यहाँ ये क्या है, अलवर, फिर क्या है जी भरतपुर, फिर क्या है धौलपुर, फिर क्या है करौली। अलवर है उसकी किसने की प्रजामंडल की, पंडित, ठीक है। भरतपुर की, धौलपुर की कृष्णदत्त, इसकी त्रिलोक चंद माता, एक चिरंजी लाल और है। लेकिन नाम आपको किसका लिखना है, ठीक है। फिर यहां पर देखो झालावाड़ किसकी, मांगीलाल बर्वे, कोटा नैनूराम शर्मा, बूंदी कांतिलाल। फिर यहां पर हम बात करते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये क्या है जी मेवाड़। मेवाड़ की किसने की, माणिक्यलाल वर्मा। इसकी की थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा की भोगीलाल पांड्या ने किसकी की। आगे चलते हैं हम सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की, गोकुल भाई भट्ट ने। देखो पहले 1934 में इसकी स्थापना हो गई थी वैसे, और 1934 में इसकी स्थापना की थी वर्ती शंकर ने, तो वर्ती शंकर ने की थी। लेकिन फिर 1939 में देखो 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना उस जगह पर नहीं। एक तो सिरोही, सिरोही के बारे में अभी मैंने आपको बताया। एक यहाँ पर है जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको बताई थी, किसने की थी जी, मिठालाल व्यास ने। ये इसकी स्थापना इसने कहाँ की थी, जोधपुर में। एक है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, मग्गाराम वैद्य ने, और इसने कहा की थी जी, कलकत्ता में की। ठीक है, तो 3 हो गई। देखो एक बीकानेर हो गई, एक जैसलमेर हो गई और एक सिरोही हो गई। बीच के अंदर यहाँ पर क्या पड़ जाता है जी, जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में आप दोनों का नाम लिखें, कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज। अब देखो गोकुल भाई भट्ट, 2 नाम आते हैं। एक है भोगीलाल पांड्या जो है सेवा संघ की स्थापना की है, जबकि यहाँ पर वास्तव में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हरिदेव जोशी ने। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या जो है इसे वांगड़ का गांधी कहा जाता है। ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है ना, ये किस नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक और चीज थी, कुशलगढ़।
इसकी स्थापना करते हैं भंवरलाल निगम। ठीक है, एक और है अजमेर के पास किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं जी कांतिलाल। तो वो कांतिलाल है बूंदी प्रजामंडल, ये किशनगढ़ है। इनकी सनों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इनकी आप 1938 करें। मेवाड़ प्रजामंडल है, उसकी भी एक शाहपुरा की और बात करते हैं। शाहपुरा और रह जाता है यहाँ जयपुर के पास, शाहपुरा। इसकी स्थापना की थी रमेश चंद्र ओझा। इसने भी 38 में की। 38 वाले से जाना है कि इसने भी 38 में की है। वो हो ही गए। बीकानेर की 1936 है। ठीक है, जैसलमेर की 1945 है, जयपुर की 1931 और 36 37 दो मारवाड़ रह गया यहाँ पर, जोधपुर। किसने की? जय नारायण व्यास ने की। कब की? 1934 में की। इनको तो याद रखना है, मैंने कहा ये तो चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इधर से बात करते हैं इसकी 1942 में की स्थापना, इसकी 43 के अंदर, इसकी 44 में। ठीक है, इस प्रकार से इनकी स्थापना हो जाती है। 44 है, 45 के अंदर ये हो गया और सबसे लास्ट में है 1946। ये 31 है, ये 39 है। इस प्रकार से इन प्रजामंडल के सन भी हैं और साथ में इनके संस्था। ये हैं प्रजामंडल। उत्तरदायी शासन की स्थापना और लोगों के, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की गई वो क्या थी? प्रजामंडल। कब? जब जय ने 31 बूंदी खाई। 34 रुपए का मजा नहीं आया। 36 रुपए में बिक्काजी बैग बुलाया। 38 रुपए में मामे के शहर से धोड़ी ज्वाला भरकर हरी और भी आई है। आगे है कोण टीका 39 सिर बाई। खत्म कीजिए। भंवर कुशल था 42। भूपेंद्र बादशाह 43। घोड़ू आया 44। साथ में प्रताप अमृत जैसा मीठा 45 पान ले। लेकिन झाला ने तो 46 मंगवाए। अब ये सभी प्रजामंडल आ जाते हैं। 31 से चलते हैं। कपूर चंद्र पाटनी, ठीक है, और जमनालाल बजाज। किसकी स्थापना की? हो गया बूंदी प्रजामंडल। यहाँ नाम थोड़ा सा है कांतिलाल, कह को आप है पढ़े, कांतिलाल इसकी स्थापना करते हैं। 34 के अंदर
मैं का मतलब मारवाड़ प्रजामंडल और किस कौन करता है जी, जयनारायण दास। 36 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की मक्खाराम। 38 के अंदर देखो कईयों की मारवाड़ प्रजामंडल सॉरी मेवाड़ प्रजामंडल की माणिक्य लाल, शाहपुरा की रमेश चंद्र, धौलपुर की ज्वाला प्रसाद, भरतपुर की किशन लाल, अलवर की हरिनारायण और कुंज बिहारी। कोटा प्रजामंडल की 39 में देखो नैनूराम शर्मा, किशनगढ़ की भी 39 में है कांतिलाल, और 39 में किसकी है, सिरोही प्रजामंडल की कौन करता है जी, गोकुल भाई करता है। अब देखो कुशलगढ़ प्रजामंडल की 42 में भंवरलाल निगम, बांसवाड़ा प्रजामंडल के 43 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब है ये डूंगरपुर प्रजामंडल की भोगीलाल पांड्या 44 में, प्रतापगढ़ ये नाम शायद नहीं लिखा था ना, प्रतापगढ़ की अमृतलाल, ठीक है लिखा था आया था वो नहीं आया, कोई बात नहीं, अमृतलाल करते हैं। कब 45 में 2 होती हैं, और साथ में जैसलमेर की मिठालाल है या, और फिर लास्ट में है झालावाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना करते हैं 46 के अंदर कौन करते हैं, मांगीलाल है। अब देखो एक दो चीजें और देख लेते हैं, अब चालू हो गई तो देखो सबसे जो पुरानी रियासत थी, रियासत की बात कर लेते हैं, सबसे पुरानी रियासत तो थी मेवाड़, और सबसे जो नई थी वो क्या थी जी, झालावाड़, ठीक है। सबसे जो बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत थी वो थी जी शाहपुर, और सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी कहाँ होती है, ठीक है। देखो एक चक्कर में और पूछे, संस्थापक और अध्यक्ष दो अलग अलग चीजें। आप भंवरलाल जोधपुर वाले भंवरलाल सराफ है, आपने याद कर लिया, जबकि वो तो ऑप्शन भी नहीं आएगा, ऑप्शन में हमेशा आपको जयनारायण मिलेगा। जयनारायण क्या है, संस्थापक है ना, तो संस्थापक ज्यादा याद रखते हैं, ये संस्थापक है सभी, अध्यक्ष नहीं, इनमें कोई भी अध्यक्ष नहीं, कौन है। राजस्थान में प्रजामंडल का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।